रहमान। आज हम बात करेंगे चैप्टर वेव की पार्ट 2 की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन का क्या मतलब है? सुपरपोजिशन का मतलब है, in simple words we can call it meetup. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मीन मीटअप ऑफ वेव। जब दो वेव्स हमारे साथ मिलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सपोज ये हमारे पास स्ट्रिंग में एक वेव जा रही है जिसकी डिस्प्लेसमेंट को हमने फॉर एग्जांपल वैल्यू दी x। अब दूसरी जानिब से इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड है। अब दूसरी डायरेक्शन से इसी स्ट्रिंग में एक दूसरा वेव आ रहा है जिसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है y। अब इसके बीच जब ये दोनों वेव्स मिलेंगे तो इसको हम कहेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब बात की जाए रिजल्टेंट की। फॉर एग्जांपल इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x है, इसका हमारे पास y है। सो जब ये दोनों मीटअप करेंगे यहाँ पर तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा RDISP, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास क्या होगा? पहली डिस्प्लेसमेंट का और दूसरी डिस्प्लेसमेंट का एडिशन होगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे और वो हमें देंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये एक केस है। अब हमारे पास ये वेव्स भी इस तरह आ सकते हैं, लाइक ये हमारे पास एक वेव है, अब डिस्प्लेसमेंट x। अब इसी रूप में या इसी तरह एक दूसरा वेव आ रहा है जिसका डिस्प्लेसमेंट है y। ये दोनों सेम है जबकि y इसी और दोनों केस में हमारे पास अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब ये हमारे पास ट्रप में है, ये हमारे क्रस्ट में है, और ये हमारे पास एक क्रस्ट में है, एक हमारे पास ट्रप में है। इसी में अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा? रिजल्टेंट का डिस्प्लेसमेंट दोनों का ऐड होगा। हमारे पास ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। इस x को हम पॉजिटिव x लेंगे और इस y को हम लेंगे ये नेगेटिव है, इसमें को हम नेगेटिव लेंगे। इसी केस में फॉर एग्जांपल यहाँ पर x हमारे साथ बराबर है 20 सेंटीमीटर की और y हमारे पास बराबर है 5 सेंटीमीटर का। रिजल्टेंट का जो डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस होगा वो हमारे पास होगा क्या? 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अगर ये हमारे पास दोनों मिल जाएंगे यहाँ पर तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये इस तरह होगा। दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट का डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये हमारे पास होगा 15 सेंटीमीटर। अब अगर सुपरपोजिशन हो जाए तो सुपरपोजिशन के बाद क्या होगा? ये वेव अपने डायरेक्शन में जाएगा, लाइक दिस वाज कमिंग, और ये वाला अपनी डायरेक्शन में जाएगा विथ सेम एम्पलीट्यूड। अब सुपरपोजिशन के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट फिर क्या होगा? 20 सेंटीमीटर और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 5 सेंटीमीटर। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मीन मीटअप ऑफ टू वेव्स अकरिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मिलते हैं तो इसके रिजल्ट में जो वेव बनता है इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेव, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों का ऐड होगा। ये हमारे पास एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, इसलिए हम बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। इन दिस केस अगर x हमारे पास 20 है और y हमारे पास क्या है? 5 सेंटीमीटर है। सेम इन दिस केस हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा? हमारे पास रिजल्टेंट ऐड होगा। 20 जमा 5 हमारे पास बनेगा 15। अगर हमारे पास ये 20 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर था, ये हमारे पास रिजल्टेंट का सेंटीमीटर क्या होगा? 20 प्लस 5 मतलब 25 सेंटीमीटर। और सुपरपोजिशन के बाद सपोज दिस वाज गोइंग टू राइट एंड दिस वाज गोइंग टू लेफ्ट डायरेक्शन। रिजल्टेंट सुपरपोजिशन के बाद ये 5 सेंटीमीटर वाला छोटा अपनी डायरेक्शन में जाएगा और ये 20 सेंटीमीटर वाला अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा।
सुपरपोजिशन के बाद ये दोनों ऐसे एक्ट करेंगे जैसे इन्हें कुछ हुआ ही नहीं हो। सो दिस वाज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सो इसके अलावा अगर हम x और y को डिनोट करें, हमारे पास वेव्स है। सपोज स्पेशल केस, हमारे पास एक स्पेशल केस में यहाँ पर ड्रा करना चाहूँगा। ये हमारे पास एक वेव है, इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है y1, ये जा रहा है राइट डायरेक्शन में। इससे आगे एक दूसरा वेव भी जा रहा है जिसका एम्पलीट्यूड हमारे पास है y2, वो भी राइट डायरेक्शन में जा रहा है। इसके अलावा आगे से एक दो वेव्स आ रही है जिसकी एम्पलीट्यूड हमारे पास है y3। सो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, y = y1 + y2 - y3। अगर ये y3 हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में था, मतलब ये हमारे पास क्रस्ट में था, तो फिर इन दैट केस हम इसको ऐड करते। सो अगर सुपरपोजिशन की बात की जाए तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, ये असल में हमारे पास एडिशन ही होती है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू की एडिशन होती है। सो सुपरपोजिशन में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास सारे वेव्स की एम्पलीट्यूड की एडिशन होती है अप टू जितने भी इसके नंबर हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस हमने ऑलरेडी ऑप्टिक्स चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन अब फिर डिस्कस करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स मीन एडिशन ऑफ टू वेव्स, एडिशन और अगेन वी कैन से मीटअप ऑफ टू वेव्स। लेकिन होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास एक शर्त है कि हमारे पास जो वेव्स की इंटरफेरेंस है वो हमारे पास एक इसकी मीटअप हमारे पास मतलब ज़रूरी है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास ये केस है। सो हमारे पास एक वेव इस तरह की जा रही है। अब हमारे पास टू टाइप्स है। अगला जो वेव में ड्रा करूँगा, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि उसकी क्रस्ट इसकी क्रस्ट से मिल जाए और इसकी ट्रफ इससे मिल जाए, मतलब हमारे पास डायरेक्शन सेम हो। या इसी तरह की पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास ये एक वेव है और दूसरा जो वेव है वो हमारे पास 180 डिग्री डिफरेंट हो हमारे पास, मतलब इसकी क्रस्ट हो और उसकी ट्रफ मिल जाए। सो हमारे पास ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। सो इंटरफेरेंस को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, क्रस्ट से मिलेगा लाइक इन दिस केस, या ट्रफ से मिलेगा, बोथ आर सेम। मतलब टू वेव्स के बीच का डिफरेंस हमारे पास क्या हो, 0 डिग्री डिफरेंस हो। सेकंड जो टाइप्स है वो हमारे पास है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको कहते हैं जब एक का क्रस्ट दूसरे से ट्रफ से मिल जाए। सो दिस इज क्रस्ट ट्रफ इंटरफेरेंस, या बीच का जो डिफरेंस हो वो हमारे पास हो 180 डिग्री। अब रिजल्टेंट की डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो बोथ हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसकी एडिशन होगी। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसकी एडिशन होगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वेव है, ये हमारे पास एक वेव है। अब एक दूसरी वेव भी हमारे पास है। सो दिस इज क्वाइट, हमारे पास कुछ इस तरह है। सो अगर इसके एम्पलीट्यूड को हम देख ले तो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है, दूसरी वेव की एम्पलीट्यूड हमारे पास y है। इसी तरह ट्रफ में ये हमारे पास x, ये हमारे पास y। सो रिजल्टेंट इस दोनों की का इंटरफेरेंस जब होगी तो रिजल्टेंट में एक और वेव आएगा और उस वेव की डिस्प्लेसमेंट इन दोनों डिस्प्लेसमेंट की एडिशन होगी। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर x और ये y ऐड होंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का वेव बनेगा। अगेन ट्रफ में भी x और y की एडिशन होगी। सो दिस इज और रिजल्टेंट। सो ये जो रिजल्टेंट आ गया इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास
एक्स प्लस वाई के एडिशन के बराबर होगा। सो दिस वाज इंटरफेरेंस। तो याद रखें कि इंटरफेरेंस की दो टाइप्स, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में हमारे पास क्रस्ट ट्रप से मिलेगा और ट्रप से। ये जो एग्जांपल में दी हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एग्जांपल दे हम, तो हमारे पास लाइक ये हमारे पास एक वेव है, with x of positive amplitude and y of negative amplitude। एक दूसरा वेव हमारे पास है with x of negative amplitude and y of positive amplitude। अब रिजल्टेंट जो होगा वो इन्हीं दोनों का एडिशन होगा, लेकिन इस एम्पलीट्यूड को हम पॉजिटिव लेंगे, इसको हम नेगेटिव लेंगे। सो इसका x, ये भी x या x1 और y प्लस y1 डिफरेंस होनी चाहिए। तो x को हम x के साथ हम x1 ऐड करेंगे, लेकिन x1 हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में है, सो वी विल ऐड नेगेटिव, और सिंपली वी कैन राइट दैट x माइनस x1, या बड़ी सी छोटा माइनस करेंगे। सो अगर इसी से हम इस x1 को माइनस करेंगे तो ये जगह थोड़ी कम हो जाएगी, सो हमारा रिजल्टेंट ये होगा। सो अगर हम रिजल्टेंट को ड्रा करें, सो दिस इज आवर रिजल्टेंट एंड सो ऑन। इसका एम्पलीट्यूड और y माइनस y1 हमारे पास नेगेटिव एम्पलीट्यूड होगा। सो दिस वन वाज कंस्ट्रक्टिव एंड दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अब दूसरे एक और पॉइंट की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब अगर होगा, जब x के पॉजिटिव के साथ मिल जाए, नेगेटिव के साथ, मतलब टू वेव्स में हमारे पास डिफरेंस क्या हो, 0 डिग्री हो। इसके अलावा अगर हमारे पास डिफरेंस हो, वो हमारे पास डिफरेंस हो 360 की। फॉर एग्जांपल ये एक वेव है हमारे पास, दूसरा जो वेव हमारे पास है वो इस तरह है। सो अगर इस वेव को देखें तो इसका डिफरेंस हमारे पास क्या है, 1 लैम्डा डिफरेंस था। तो अगर 1 लैम्डा डिफरेंस या हमारे पास 360 का डिफरेंस हो हमारे पास, मतलब डिफरेंस हमारे पास क्या है 360 और फुल 1 वेवलेंथ डिफरेंस है। सो स्टिल क्रस्ट के साथ मिलता है, ट्रप के साथ मिलता है। सो अगर डिग्री 0 डिग्री हो या 360 डिग्री या मल्टीपल ऑफ 360, तो क्या होगा हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब अगर जो डिफरेंस है हमारे पास वो किस चीज़ की बराबर हो, m लैम्डा की। m या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 0 हो, तो तब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये डिफरेंस क्या होता है, m प्लस हाफ लैम्डा। मतलब ये वेवलेंथ, ये सेकंड वेव फर्स्ट वेव से क्या है, हाफ वेवलेंथ पीछे है या हाफ वेवलेंथ आगे है। मतलब हाफ वेवलेंथ मतलब हमारे पास ये अगर एक वेव है तो इसकी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, 1 वेवलेंथ या 1 लैम्डा। सो ये हमारे पास हो गया हाफ लैम्डा। सो अगर इसी वेव को हम हाफ लैम्डा पीछे करें तो ये क्रस्ट इस क्रस्ट से मिल जाएगा और ये वेव पिछली वेव से ट्रप से मिल जाएगा। सो इसका मतलब है ये वेव दूसरी वेव से हाफ लैम्डा आगे है या हाफ लैम्डा पीछे है। सो इसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास डी क्या होता है, m प्लस हाफ लैम्डा। ये 2 पॉइंट से याद रखनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस। अब बात करेंगे बीट्स की। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सोर्सेज हो ऑफ साउंड की और उसकी जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है हमारे पास वो बहुत कम हो, मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज वेरी स्मॉल। सो क्या होगा, फॉर एग्जांपल 2 साउंड वेव्स हैं हमारे पास
टू साउंड सोर्स है और इन दोनों की डिफरेंस हमारे पास बहुत कम है, तो क्या होगा? सो रिजल्टेंट में हमारे पास आएगा अप एंड डाउन, मतलब फ्लक्चुएशंस आएगी, आवाज़ लाउड हो जाएगी, फिर फेंट, फिर लाउड, फिर फेंट, या अप एंड डाउन। सो इस अप एंड डाउन को हम क्या कहते हैं? इस अप एंड डाउन को हम कहते हैं बीट्स। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास टू फॉर्क्स है, हमारे पास टू फॉर्क्स है। फॉर्क्स हमारे साथ एक छोटा सा मेटल होता है इसी तरह का, जिसका ये अपर पार्ट राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट करता है। एक हमारे पास एक पैड होता है जिसको हम कहते हैं रबर पैड। अब अगर इस पार को हम इस रबर पैड से मारेंगे तो इस जो हमारे पास ये फार्क होता है, इसका ये पोर्शन राइट और लेफ्ट मूवमेंट शुरू करता है। सो ये राइट और लेफ्ट मूवमेंट की वजह से ये वेव्स भेजता रहता है और ये इसी तरह का वेव्स भेजते हैं। सो अब अगर हमारे पास इस तरह की टू फार्क्स हो, इस तरह की टू फार्क्स हो, अब पहले फार्क की हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो, बुक की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। 256, ये पॉइंट सिर्फ समझने के लिए है, बाकी हमारे पास मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि बीट्स की फ्रीक्वेंसी हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स कितने होंगे। सो नंबर ऑफ बीट्स हमारे पास बराबर होते हैं डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी की। सिर्फ ये रिजल्ट याद करने की, बाकी जिस पर एक्सप्लेनेशन है। अब ये हमारे पास एक फॉर्क है, ये हमारे पास दूसरा फॉर्क है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 256 और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 254। सो व्हेन बोथ द फार स्टार्ट वाइब्रेशन, या दोनों वाइब्रेशन स्टार्ट करें, सो जैसी टाइम हमारे पास 0 होगा, ये दोनों वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे। सो द फर्स्ट फार्क का पोर्शन राइट में जाएगा और दूसरा भी लेफ्ट में जाएगा। अब 256 फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये एक फार्क 256 टाइम राइट और लेफ्ट, या से राइट फिर वासी वापस लेफ्ट आता है। कितनी दफ़ा? 256 टाइम्स। सो अब अगर हमारे पास टाइम 0 हो तो ये पहला फार्क हमारे पास क्या करेगा? ये क्रस्ट भेजेगा, लाइक इट विल स्टार्ट वाइब्रेशन। सो टाइम 0 है, सो ये हमारे पास क्या करेगा? क्रस्ट भेजेगा। अब ये दूसरा फार्क क्या करेगा? ये भी टाइम 0 था, ये भी स्टार्ट हो गए, तो जैसे ये स्टार्ट हो जाता है ये हमारे पास वेव भेजना शुरू कर देते हैं। सो जैसे ही टाइम 0 हो तो जैसे ही वेव स्टार्ट हो जाती है तो ये भी क्रस्ट भेजता है और ये भी क्रस्ट भेजता है। सो अब अगर इन दोनों का इंटरफेरेंस हो जाए, सो क्रस्ट विल मीट विद क्रस्ट, और फाज और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो इसके नतीजे में हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूस होगी, या हम कहेंगे कि हमारे पास लाउड साउंड प्रोड्यूस हो गई। अब एक दूसरा टाइम लेते हैं। सो टाइम एक हम लेंगे 0 और एक हम लेंगे 1। अब लेते हैं इसकी बीच। सो 3 वैल्यू लेंगे। सो फर्स्ट वन इज t इज इक्वल टू 1/4 सेकंड। सो अब टाइम 0 था, अब हमारे पास है t इज इक्वल टू 1/4 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का 4th हिस्सा हुआ है। सो फ्रीक्वेंसी को अगर हम देख लें, सो 256 फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। 1 सेकंड में ये कवर करती है 256। सो हमारे पास 1/4 सेकंड में ये कितना नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन कवर करेगा। सो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। सो हमारे पास ये 256 डिवाइड बाई 4, 4 6 24, 160, 4 4 16। सो आफ्टर 0.25 सेकंड या 1.4 ऑफ सेकंड या 0.25 सेकंड। सो जब टाइम्स हमारे पास बराबर हो 0.25 सेकंड की, सो जिसकी फ्रीक्वेंसी 256 है वो कितना होगा? इसने 64 वेव्स कंप्लीट हो गए। सो एक नंबर वेव ने हमारे पास 64 वेव्स कंप्लीट की है
अब ये 65 वाला वेव भेजेगा। सो दिस वन इज 65 नंबर वेव। ये हमारे पास जीरो वेव था, ये भी हमारे पास जीरो वेव है। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 254, सो दूसरी जिसकी फ्रीक्वेंसी 254 है, सो अगर हम इसको 4 पे डिवाइड करें, सो 4 6 24 आ गया 14, सो 4 3 12 आ गया 2.0, सो 4 4 5 20। सो अब जिसकी फ्रीक्वेंसी 254 है, तो अगर इसको हम 4 पे डिवाइड करें, सो हमारे पास आता है 63.5। सो आफ्टर 0.25 सेकंड 0.25 सेकंड ये दूसरा फार्क हमारे पास क्या करेगा, ये जो इसने किया क्या है, इसने 63.5 वेव्स कंप्लीट की है, मतलब 63 इसने वेव्स कंप्लीट की है और हाफ पीक और क्या है, मतलब ये हमारे पास सपोज ये 63 नंबर वेव है, तो इसने 63 नंबर वेव्स भेजा है और इसके साथ एक हाफ वेव भी भेजा है। सो ये हमारे पास हो गया 0.5 मतलब हाफ वेव। सो ये हमारे पास टोटल हो गया 63.5, मतलब अब ये जो वेव भेजेगा ये 64 नंबर वेव का ट्रप भेजेगा। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया, ये हमारे पास ये वेव भेजेगा। सो आफ्टर 0.25 सेकंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 254 है, ये ट्रप भेजेगा और ये पहला वाला क्रस्ट। सो इन दोनों के बीच जब क्रस्ट और ट्रप मिल जाएगा तो हमारे पास इंटरफेरेंस होगी डिस्ट्रक्टिव और हमारे पास कोई साउंड सुनाई नहीं देगी या स्लो साउंड सुनाई देगी। सो इसको हम कहते हैं फेड साउंड या स्लो साउंड। सो ये हमारे पास होगा द टाइम एट फीट टाइम इज इक्वल टू 1/4। इसी तरह अगर हमारे पास हो टाइम इज इक्वल टू हाफ सेकंड, सो हाफ सेकंड मतलब हाफ सेकंड में इसने 256 को हम 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आएगा 2 1 2 2 2 4 2 8 16। सो इस टाइम द फर्स्ट वन फार्क में हमारे पास क्या होगा, 128 वेव भेजे होंगे और ये 129 नंबर वेव भेजेगा। इसी तरह अगर 254 की बात की जाए तो 254 ने हाफ सेकंड में मतलब ये हाफ वेव कवर करेगा। सो 2 1 2 2 2 4 2 7 14। अब हाफ सेकंड बाद इसने 127 वेव भेजी है, 128 नंबर वेव भेजेगा। सो इस तरह अगेन ये एक फार्क भी क्रस्ट भेजेगा और ये भी क्रस्ट भेजेगा। सो क्रस्ट विल मीट विथ क्रस्ट और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, हमारे पास साउंड होगा लाउड। सो साउंड हमारे पास पहले पॉइंट्स में लाउड था, फिर फेंट या कमज़ोर हो गया, फिर लाउड हो गया। सो लाउड अब लाउड है, हमारे पास एक डिफरेंस आ गया। अब हम लेंगे टाइम इज इक्वल टू 0.75 सेकंड। आसानी के लिए हमने टाइम को डिवाइड किया है, ये हमारे पास 0 हो गया, ये 1, सो 0.25 0.5 और 0.75। सो इसी तरह 0.75 में मतलब एक फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 256 वेव जा रहे हैं। सो अगर एक सेकंड में हमारे पास 256 वेव जा रहे हैं, सो 0.75 में हमारे पास कितने होंगे। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इज इक्वल टू 0.75 डिवाइड बाई 256, या हमने कहा था कि 0.25 में हमारे पास 64 जा रहे हैं। सो इसको 64 पर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 4 12, 1 आ गया, 3 6 18 19, सो 192। सो आफ्टर 0.75 सेकंड ये फर्स्ट जो हमारे पास स्पार्क है ये भेजेगा, इसने 192 वेव्स कंप्लीट की है, ये हमारे पास भेजेगा अगेन 193 नंबर वेव। इसी तरह ये दूसरी वेव्स ने फिर अगर हम इसको वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारे पास 0.5 में आएगी, समथिंग 0.5। सो ये हमारे पास ये सेकंड वेव फिर भेजेगा ट्रप। सो अगर ये क्रस्ट और ट्रप मिलेगा तो हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और फेंट साउंड प्रोड्यूस होगी। अब अगर 1 सेकंड कंप्लीट हो जाए, 1 सेकंड के बाद क्या होगा, इसने 256 वेव्स कंप्लीट किए और इसने 254, सो इसके बाद ये भी क्रस्ट भेजेगा और ये भी क्रस्ट भेजेगा। सो क्रस्ट विल मीट विथ क्रस्ट, अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, हमारे पास लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा।
सो 1 सेकंड में हमारे पास पहले साउंड लाउड था, फिर पैड, फिर लाउड, लाउड फेंट लाउड, फिर फेंट हो गया, फिर लाउड, सो फिर फेंट और फिर लाउड। सो अगर इसको हम देखें सो अप एंड डाउन जो आए हैं वो हमारे पास 2 अप एंड डाउन आएंगे। सो पहले हमारे पास आवाज़ तेज था, सो स्लो होकर फिर तेज हो गया, फिर स्लो होकर फिर तेज हो गया। सो हमारे पास प्रोड्यूस हो गई 2 बीट्स। अब हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी 256 थी और ये 254, इसकी डिफरेंस हमारे पास है 256 माइनस 254, सो 2 डिफरेंस है हमारे पास। सो जो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस 2 है और नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कितनी बनी है, वो एक ये है और एक ये है, सो 2 बने हैं। सो हेंस प्रूव्ड के नंबर ऑफ बीट्स किस चीज़ के बराबर होगी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के। सो दिस वाज एक्सप्लेनेशन, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखें कि नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी या डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। सपोज अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या करें, इसकी फ्रीक्वेंसी हम करें 250, सो इन दैट केस हमारे पास कितनी प्रोड्यूस होंगी, हमारे पास जो बीट्स प्रोड्यूस होंगी वो हमारे पास होंगी n इज इक्वल टू 6, मतलब हमारे पास एक अप एंड डाउन, दूसरा अप एंड डाउन, तीसरा, चौथा, फिफ्थ एंड 6, सो इतने अप एंड डाउन हमारे पास बनेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट बीट्स। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इन फेज चेंजेस। सो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, सो हमारे पास 2 टाइप्स की वेव्स हैं। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, जिसकी एग्जांपल हमारे पास है वेव्स एंड रूप। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, लाइट वेव्स। एक को मीडियम की ज़रूरत होती है और दूसरे को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सो अगर ये वेव्स रिफ्लेक्ट करे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा और फेज में चेंज आएगी कि नहीं आएगी। सो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है या टाइप्स 2 हैं। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखते हैं कि ये जो वेव आ रही है हमारे पास, ये वेव रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है, मतलब ये किस बॉडी को एक्ट कर रही है। आइदर द बॉडी हमारे पास क्या है, रेयर है, इसकी डेंसिटी कम है, या हमारे पास क्या है, डेंसर है। सो ऐसी ही इसको याद रखने का आसान तरीक़ा ये है कि आप अपनी आपको एग्ज़ाम्पल ले। अगर आपका सर है, इट्स योर हेड सपोज, और तुम 2 चीज़ को अपने सर से मार रहे हो। एक हमारे पास है एयर, जो हमारे पास हो गई रेयर मीडियम, और दूसरा आप अपने सर से मार रहे हो ब्रेक को या पत्थर को। ये हमारे पास सपोज हो गई स्टोन, जो हमारे पास हो गई डेंसर मीडियम। सो अगर आप अपने सर से 2 चीज़ों को मार रहे हो, रेयर एंड डेंसर, सो इसी केस में आपको आपकी सर को दर्द नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं पहुंचेगी, आपको कोई ज़ख्म नहीं आएगा। सो इन दिस केस नो चेंज विल अकर, आपको कुछ नहीं होगा। अब अगर आप अपने सर से मारोगे इस डेंसर पत्थर को, इस पत्थर को अगर मारोगे तो आपका खून बहेगा, आपको फेन होगा। सो इसको हम कहेंगे कि चेंज विल आकर। सो यही पॉइंट जहन में रखें, याद रखें कि अगर हमारे पास वेव रिफ्लेक्ट कर रही है रेयर मीडियम से तो हमारे पास कोई वेव चेंज नहीं आएगी, हमारे पास कोई फेज चेंज नहीं आएगी, नो फेज चेंज। अब ये वेव अगर रिफ्लेक्ट कर रही है डेंसर मीडियम से तो हमारे पास क्या होगा, फेज चेंज आएगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल, एक रस्सी में हमारे पास एक वेव जा रही है और ये हमारे पास एक पाइप है, इसको एक रिंग हमने कनेक्ट किया है, मतलब ये हमारे पास रेयर हो गए, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। ये जो वेव है हमारे पास, ये क्या है, ये अप एंड डाउन मोशन कर सकता है। सो ये वेव अगर जा रहा है, सो अगर हम देख ले तो ये हमारे पास जो वेव जा रही है, वेव जाने का मतलब है कि ये आगे वाला हिस्सा क्या बनेगा, ये क्रस्ट बनेगा, पीछे ट्रप बनेगा, और इस तरह से एक क्रस्ट जाता रहता है। सो व्हेनेवर ये क्रस्ट आखिर में जब इस रिंग को पहुंचेगा, सो ये पॉइंट्स को जब पहुंचता है सो ये अपवर्ड हो जाता है, ये अपवर्ड हो जाता है, ये अपवर्ड हो जाता है। सो अगर रिंग को बात आ जाए सो ये रिंग हमारे पास क्या होगा,
ये रिंग हमारे पास भी इस तरह ऊपर आएगा। सो इस वेव को अगर हम पहली पॉइंट से देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि ये वेव ओरिजिनेट होता है, दाएं की तरफ जाता है, और जहाँ से ये वेव गुजरता है वहाँ पर ये अप एंड डाउन बनती है। सो इस तरह ये वेव रस्सी में चलते हैं। आगे कॉमन बातें इस तरह हमने ऑब्जर्व किया हुआ है रस्सी में। अगर हम रस्सी को अप एंड डाउन करें तो यहाँ से वेव पैदा होता है और आखिर में इसी तरह पर जाता है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए किस चीज़ की, रिंग की। सो जहाँ से ये वेव गुजरता है वहाँ पर अप आता है, मतलब क्रस्ट पैदा होता है, क्रस्ट के बाद ट्रप, फिर क्रस्ट, फिर ट्रप, और इस तरह वेव ख़त्म हो जाता है। सो अब अगर यहाँ पर क्रस्ट बन गया, मतलब इस वेव ने क्रस्ट कवर किया, तो फिर ये वेव क्या करते हैं, ट्रप में कन्वर्ट होता है। सो ये वेव नीचे आएगा, ये रिंग, और इस तरह का वेव ख़त्म होगा। सो ये वेव अगर बात आती है, ये वेव जब रिंग को हिट करते हैं, रिंग अप हो जाएगी, फिर रिंग डाउन हो जाएगी, और ये वेव दोबारा इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। सो अब अगर हम इस वेव को देख लें, अब अगर ये वेव है हमारे पास, सो इस रिंग में यहाँ पर जब आया था क्रस्ट आएगा, मतलब यहाँ पर हमारे पास ये क्रस्ट पहुँच गया। सो यहाँ से जब भी ये रिंग नीचे आएगी तो वापस में एक क्रस्ट पैदा होगा। सो ये क्रस्ट पहुँच गया और क्रस्ट वापस आता है, मतलब इसमें क्रस्ट पहुँच गया, क्रस्ट वापस आया, मतलब नो फेज चेंज, अगर कोई भी चेंज फेज नहीं आया। अब अगर हम एग्जांपल ले इसी तरह लाइट का, एंड वहाँ पर हम लेंगे डेंसर मीडियम। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक दीवार है और एक लाइट वेव आ रही है। सो ये वेव हमारे पास क्या होगा, ये पहुंच गया, और ये हमारे पास बाकी वेव रिफ्लेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कॉमन वेव था, ये वाला हिस्सा यहाँ पर पड़ गया, तो सो बाकी ये वेव आकर रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो ये हमारे पास एक मीडियम था डेंसर। सो इन दिस केस हमारे पास चेंज कितना आया, चेंज हमारे पास आता है 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री आता है, फॉर एग्जांपल अगर इस जगह को हम देख लें, या हमारे पास ये एक वेव है, अब ये वेव हिट करता है दीवार को और ये कंटिन्यू है। सो ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन की अगर हम बात करें, मतलब दिस इज़ द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो दीवार को हिट करता है। इससे पहले जो वेव है ये हमारे पास ये वेव है, दिस वेव इज दिस पोर्शन। सो ये वेव जाएगा और सीधा रिफ्लेक्ट होगा, मतलब ये वेव इस तरह आएगा, यहाँ तक इसने हिट किया और बाकी वेव आएगा। सो अगर हम देख लें तो हिट किया है वेव को किस चीज़ ने, ट्रप को, और वहाँ से वापस आया है क्रस्ट, मतलब चेंज कितना है, चेंज हमारे पास है 180 डिग्री। सो मतलब अगर डेंसर मीडियम को एक वेव हिट करेगी, सो जब क्रस्ट हिट करेगी तो वापस ही में हमारे पास क्या आएगा, ट्रप आएगा। सो डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, 180 डिफरेंस। सो सिंपली आपको पॉइंट्स याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो हमारे पास है कि आइदर रेयर पॉइंट से जब भी एक वेव रिफ्लेक्ट करेगी तो फेज डिफरेंस हमारे पास नहीं होगी, या हमारे पास होगी 0 डिग्री। अब अगर डेंसर बॉडी से वेव रिफ्लेक्ट करेगी तो हमारे पास जो चेंज होगी या वो हमारे पास 180 डिग्री होगी, या हमारे पास इसका मतलब है हमारे पास होगी हाफ लेमडा। सो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखें कि हमारे पास 0 डिग्री कब होगी और हाफ वेवलेंथ कब होगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स दोनों के लिए है। इको की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द वार, और ये साउंड वेव्स जाकर दीवार से रिफ्लेक्ट हो रही है। सो अगर ये डिस्टेंस हमारे पास 17 मीटर से ज़्यादा हो, मतलब एक खुली जगह है जहाँ पर 17 मीटर से ज़्यादा खुली जगह है और वहाँ पर दीवार है। सो अगर आप बातें करेंगे सो वो बातें जाकर उस दीवार से दोबारा क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और आपको अपना आवाज़ क्या होगा, सुनाई देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप एक वर्ड कहते हैं हेलो, आप हेलो कहकर
आप तो चुप हो जाते हैं, लेकिन ये जो हेलो का वेव है, ये जो साउंड वेव है, ये मोशन करता रहता है जबकि इस दीवार को हिट करता है। अब हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट होके आपकी कानों को दोबारा सुनाई देता है। या जैसे ये हेलो वर्ड उधर जाके दीवार को हिट करते तो दोबारा एक साउंड जन्म लेता है, दोबारा एक साउंड पैदा होती है। सो इस वेव को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इको। सो इसी तरह से आपको अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। सो इसको हम कहते हैं इको। अब इको के लिए हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 17 मीटर। अब ये 17 मीटर क्यों आई है, इसके हमारे पास है कि इको के लिए जो साउंड है हमारे पास, आपको इको कब सुनाई देती है, जबकि आप अपनी आवाज़ जब 0.1 सेकंड की बात सुनेंगे तो इसको हम कहते हैं इको। अब स्पीड हमारे पास क्या है साउंड वेव्स की, हमारे पास है 340 मीटर पर सेकंड। सो साउंड वेव जा रही है विद द स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकंड। सो ये वेव जा रही है 340 मीटर पर सेकंड से, रिफ्लेक्ट होकर आपको सुनाई देती है 0.1 सेकंड में। सो ये जो डिस्टेंस हमारे पास है, ये हमारे पास है एस। अगर हम ये डिस्टेंस पॉइंट करेंगे जिस तरह ये 17 मीटर आता है, तो इसका फार्मूला ये है कि ये साउंड वेव्स हमारे पास बराबर है, फार्मूला हमारे पास है v = s/t या s = v × t। ये डिस्टेंस हमने 2 टाइम्स, स्पीड ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2 डिस्टेंस कवर किए, एक जाने में और एक वापस आने में। सो हमें चाहिए ये एस, हम इस सारे एस को 2 पर डिवाइड करेंगे। हमारे पास डबल एस आया है, लाइट ने डबल डिस्टेंस कवर किए, जबकि हमें ये ओरिजिनल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, हाफ। सो ये हमारे पास आ गया s/2 = v × सॉरी हमारे पास इस केस में एस हमारे पास क्या है 2s है। सो 2s = vt या s = v × t/2। अब v हमारे पास 340 है, टाइम 0.1 है, अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 17 मीटर। एंड दिस इज़ द डिस्टेंस फॉर इको। बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।